दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड परीक्षा के लिए इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों ये प्रश्न अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के भारतीय इतिहास खंड के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड परीक्षा के लिए भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्न नौपाषाणिक स्थल से पशु बाड़े का प्रमाण मिला है कहाँ से? ऑप्शन है आपके टोरवा, कोल्डिहवा, महगढ़ा या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, पशु बाड़े का प्रमाण महगढ़ा से मिला है। आप जान लीजिए, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले की मेजा तहसील में महगढ़ा है और 1975-76 में इस पुरास्थल की खोज हुई थी। जी.आर. शर्मा के निर्देशन में उत्खनन कार्य कराया गया, जहां से डोरी छाप मिट्टी के बर्तन, पशु बाड़े, गोलाकार और अंडाकार झोपड़ियों के साक्ष्य मिले थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, 30 मई 1863 को रॉबर्ट ब्रूस फूटे ने मद्रास के पास स्थित पल्लवरम से किस पुरापाषाणिक परंपरा के उपकरण खोजे थे? ऑप्शन देखिए, ब्लेड ब्यूरिन परंपरा, ब्लेड फ्लेक स्क्रैपर परंपरा, हैंड एक्स क्लीवर परंपरा या फिर माइक्रोलिथिक परंपरा। तो सही उत्तर ऑप्शन सी, हैंड एक्स क्लीवर परंपरा। दोस्तों भारत में पाषाणकालीन सभ्यता के अन्वेषण का प्रारंभ भूतत्व सर्वेक्षक रॉबर्ट ब्रूस फूटे ने की। इन्होंने मद्रास के निकट पल्लवरम नामक स्थान से 1863 में पाषाण युग के उपकरण प्राप्त किया, जो क्वार्टजाइट यानी स्फटिक पत्थर से निर्मित था। ये पाषाण उपकरण हैंड एक्स क्लीवर यानी हस्त कुठार परंपरा से जुड़ा था। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हिरण्यकार शब्द मिलता है? आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद। तो सही उत्तर है यजुर्वेद। दोस्तों सबसे पहले यजुर्वेद में हिरण्यकार शब्द मिलता है और आर्यों का प्रारंभिक जीवन अस्थायी नहीं था, फलस्वरूप कर का बहुत महत्व नहीं था। लोग स्वेच्छा से राजा को बल या कर देते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इनका जीवन अस्थायी होने के पश्चात कर को नियमित किया गया। भाग, भोग, हिरण्यकार जैसे शब्द मिलते हैं। भागदुक कर संग्राहक अधिकारी होता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राचीन भारत में जो विधवा पुनर्विवाह कर लेती थी उसे क्या कहा जाता था? आपको बताना है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्राचीन काल में जो विधवा स्त्री पुनर्विवाह कर लेती थी उसे क्या कहा जाता था? तो सही उत्तर है पुनर्भू, ऑप्शन सी। दोस्तों प्राचीन काल में विवाह एक पवित्र बंधन माना जाता था। सतपथ ब्राह्मण में पत्नी को अर्धांगिनी माना गया है और समाज में पुनर्विवाह और नियोग की प्रथा प्रचलित थी। जो स्त्री विधवा पुनर्विवाह या जो विधवा पुनर्विवाह कर लेती थी उसे पुनर्भू कहा जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, आद्य इतिहास में किस शहर को सबसे पहला दीवार से घिरा शहर कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, दमिश्क, ओमान, जेरिको या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है जेरिको। दोस्तों आप जान लीजिए, आद्य इतिहास में जेरिको या जेरिका जो कि फिलिस्तीन का शहर है, इसको सबसे पहला दीवार से घिरा शहर कहा जाता है। और ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार दोस्तों 11,000 वर्ष पूर्व से ही लोगों ने यहाँ निवास करना प्रारंभ कर दिया था। जॉर्डन नदी के किनारे स्थित इस शहर में स्थान पर वर्तमान में लगभग 20,000 की जनसंख्या वाला कस्बा है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में किस प्रकृति की थी? आद्य शहरी, शहरी, शहरी ग्रामीण या फिर ग्रामीण। तो सही उत्तर है सिंधु घाटी सभ्यता शहरी या नगरीय सभ्यता थी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश पर 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई की। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इसके प्रमुख नगरों में से एक हैं, जो अपनी नगर योजना प्रणाली के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 7 की निम्नलिखित हड़प्पी स्थलों में से कहाँ से मजदूरों के मकानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा, चन्हूदड़ो, रंगपुर या रोपड़।
तो सही उत्तर है हड़प्पा से। दोस्तों हड़प्पा के अवशेषों में दुर्ग, रक्षा प्राचीर, निवास गृह, श्रमिक वर्गों के लिए चबूतरे और अन्नागार महत्वपूर्ण हैं। हड़प्पा में मोहनजोदड़ो के समान विशाल भवनों के अवशेष नहीं मिलते। नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर एक दुर्ग का निर्माण किया गया था, जिसके उत्तर में स्थित 6.1 मीटर ऊंचे एक टीले की खुदाई से भवनों के अवशेष मिले हैं। इनकी दो भिन्न पंक्तियां हैं। उत्तरी पंक्ति में 7 तथा दक्षिणी पंक्ति में 8 गृहों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। घरों की अवस्थिति से स्पष्ट होता है कि ये घर श्रमिक वर्ग के रहे होंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भारतीय गणित का प्राचीनतम साक्ष्य है? ऑप्शन देखिए, आरण्यक, धर्मसूत्र, निरुक्त या शुल्ब सूत्र। तो सही उत्तर है शुल्ब सूत्र, ऑप्शन डी। दोस्तों शुल्ब सूत्र या शुल्ब शब्द जो है शुल्ब धातु से बना है, जिसका आशय होता है नापना। साधारण भाषा में शुल्ब का अर्थ रस्सी होता है और प्राचीन काल में ऋषि यज्ञ की विभिन्न आकार की वेदियां बनाने के लिए रस्सी का इस्तेमाल करते थे। रस्सी की मदद से जमीन नापने, चाप खींचने का कार्य भी किया जाता था और सबसे प्राचीन बौधायन शुल्ब सूत्र है, जिसकी रचना 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व माना गया है और ये भारतीय ज्यामिति के प्राचीन ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में पालागल से क्या तात्पर्य था? ऑप्शन है रथ, सेना नायक, संदेशवाहक, ग्राम का मुखिया या वित्त मंत्री। तो सही उत्तर है पालागल का उल्लेख जो है शतपथ ब्राह्मण में आया है और पालागल एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश ले जाने वाले दूत या संदेशवाहक होते थे। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। आपको बताना है कि विनय पिटक का संकलन किसके द्वारा किया गया था? महाकश्यप, मोगलपुत्र तिस्य, उपाल या फिर आनंद के द्वारा। तो सही उत्तर है उपाली। दोस्तों विनय पिटक का संकलन उपाली के द्वारा किया गया था। इसमें भिक्षु और भिक्षुणियों के संघ और दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार नियम संग्रहित हैं। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी और अनात्मवादी है, लेकिन पुनर्जन्म के सिद्धांत की इसमें मान्यता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में बुद्ध, धम्म और संघ हैं। अगला प्रश्न बौद्ध धर्म से ही संबंधित है कि बुद्ध के प्रवचनों का संकलन प्रसिद्ध धम्मपद किस ग्रंथ का अंग है? देखिए, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक या दीघ निकाय। तो आपको बताना है दोस्तों बुद्ध के प्रवचनों का संकलन प्रसिद्ध धम्मपद किस ग्रंथ का अंग है? दोस्तों आपके ऑप्शन है सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और दीघ निकाय। तो सही उत्तर हो जाएगा सुत्त पिटक। और आप जान लीजिए दोस्तों, सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के नैतिक और सिद्धांत संबंधित प्रवचनों का उल्लेख है। इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत और उपदेशों का संग्रह है, जबकि विनय पिटक में संघ संबंधी नियम और दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों, विधि निषेधों आदि का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक ग्रंथ है ललित विस्तर। दोस्तों ललित विस्तर ग्रंथ किस संप्रदाय से संबंधित है? हीनयान, महायान, वज्रयान या फिर तंत्रयान। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? महायान संप्रदाय। दोस्तों देखिए, ललित विस्तर ग्रंथ महायान संप्रदाय से संबंधित है। इसके लेखक हरिभद्र हैं। ललित विस्तर में बुद्ध की जीवनी है। इस ग्रंथ में बुद्ध को देवता माना गया है और एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया ललित विस्तर पर आधारित है। इसमें 64 प्रकार की लिपियों का वर्णन है और मथुरा नगर की प्रशंसा की गई है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा गया है सुत्त पिटक के कुल कितने निकाय हैं? 3, 5, 4 या 2। तो सही उत्तर हो जाएगा सुत्त पिटक के कुल 5 निकाय हैं। सुत्त पिटक 5 निकायों में विभाजित है। दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय और खुद्दक निकाय। दोस्तों त्रिपिटकों में सुत्त पिटक सबसे बड़ा पिटक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थान से 4 सिंह युक्त शीर्ष की प्राप्ति की गई थी? ऑप्शन है लौरिया, अरराज, सांची, रामपुरवा या बसाढ़ बखीरा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों सही उत्तर सांची।
और आप कहेंगे सारनाथ है, तो बिल्कुल सारनाथ भी सही है इसका उत्तर। आप जान लीजिए स्तंभ जो हैं मौर्य युगीन कला के सबसे अच्छे उदाहरण हैं। इन पर विभिन्न पशु आकृतियां बनाई गई हैं, जैसे रमपुरवा पर वृषभ, लौरिया नंदनगढ़ पर सिंह, बसाढ़ के स्तंभ के ऊपर सिंह, संकिसा के ऊपर हाथी और सांची और सारनाथ के स्तंभों के ऊपर एक साथ 4 सिंहों की आकृतियां मंडित की गई हैं। और स्तंभ शीर्षों में सारनाथ के स्तंभ का सिंह शीर्ष सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। तो सारनाथ और सांची दोनों में 4 सिंह युक्त शीर्ष की प्राप्ति हुई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है? तो आप नाम से ही जानते हैं, प्रशस्ति का अर्थ राजा की स्तुति या प्रशंसा होता है। किसी व्यक्ति या वस्तु की प्रशंसा में लिखा गया भाषण या ग्रंथ प्रशस्ति कहलाता है। प्रशस्ति वंश के विषय में जानकारी प्रदान करता है। इनका प्रयोग राजा या प्रसिद्ध व्यक्तियों द्वारा अपनी प्रशंसा में करवाया जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सीलोन के बौद्ध राजा मेघवर्मन को बोधगया में विहार बनाने की अनुमति दी थी? आपको बताना है कि किसने सीलोन के बौद्ध राजा मेघवर्मन को बोधगया में विहार बनाने की अनुमति दी। ऑप्शन है आपके चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या फिर कुमारगुप्त। तो सही उत्तर है समुद्रगुप्त। दोस्तों समुद्रगुप्त के समकालीन लंका नरेश मेघवर्मन या मेघवर्ग था और चीनी स्रोतों से ये उजागर होता है कि उसने समुद्रगुप्त के पास उपहारों के साथ एक दूत मंडल भेजा था। गुप्त नरेश की आज्ञा से उसने बोध वृक्ष के उत्तर में लंका के बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक भव्य विहार का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपको 2 कथन दिए गए हैं और नीचे कूट दिए गए हैं। कथनों के आधार पर आपको बताना है कि कौन से कथन सत्य हैं। देखिए पहला कथन है कि नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों पाल वंश के दौरान विकसित हुए थे, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों खिलजी वंश के द्वारा नष्ट किए गए थे, तो ये सही नहीं है। केवल और केवल कथन एक सही है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना शक्रादित्य यानी गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों आप जान लीजिए कि पाल नरेश धर्मपाल ने की थी। ये दोनों ही बौद्ध विश्वविद्यालय पाल वंश के शासनकाल में बहुत विकसित हुए और इन दोनों को 1193 के आसपास तुर्क आक्रांता मोहम्मद बख्तियार खिलजी द्वारा विनष्ट किया गया था, न कि सल्तनतकालीन खिलजी वंश के किसी शासक के द्वारा। तो आप देखिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों पाल वंश के दौरान निर्मित हुए थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त, जबकि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल के द्वारा की गई थी। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, बताया गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों पाल वंश के दौरान विकसित हुए। तो दोनों ही बौद्ध विश्वविद्यालय पाल वंश के शासनकाल में बहुत विकसित हुए थे। हालांकि दोनों की स्थापना अलग अलग वंशों के शासकों द्वारा की गई थी। दूसरा कथन ये है कि नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों खिलजी वंश के द्वारा नष्ट किए गए थे, तो ये सही नहीं है, क्योंकि इन दोनों को 1193 के आसपास तुर्क आक्रमणकारी मोहम्मद बख्तियार खिलजी द्वारा नष्ट किया गया था, खिलजी वंश द्वारा नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस एक में स्कंदगुप्त के राज्यकाल में हूणों के आक्रमण का उल्लेख है? तो सही उत्तर है भीतरी लेख। भीतरी स्तंभ लेख जो गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पुष्यमित्र और हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का उल्लेख मिलता है। दोस्तों हूण कौन थे? तो हूण मध्य एशिया में निवास करने वाली एक बर्बर जाति थी जिसका प्रथम आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस सुल्तान ने सेना में विरासत का सिद्धांत लागू किया था? अलाउद्दीन खिलजी, बलवन, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज तुगलक? तो सही उत्तर है फिरोज तुगलक ने। दोस्तों फिरोज तुगलक ने सेना में विरासत का सिद्धांत लागू किया, जिसके अंतर्गत सैनिकों की नियुक्तियां वंशानुगत आधार पर होने लगीं और सैनिकों को भी वेतन जागीर के रूप में दिया जाने लगा।
अगले प्रश्न पर आते हैं। शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने किस भारतीय नरेश को पराजित करके बनारस यानी वाराणसी पर अधिकार किया था? ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान, गोविंदराज, जयचंद या मूलचंद। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर जयचंद। दोस्तों आप जान लीजिए, शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने जयचंद को पराजित करके बनारस पर अधिकार किया। वस्तुतः 1192 के तराइन के द्वितीय युद्ध में जयचंद ने पृथ्वीराज तृतीय की मदद नहीं की थी। पृथ्वीराज को पराजित करने के बाद गोरी ने 1194 के कन्नौज यानी चंदावर के युद्ध में जयचंद को पराजित किया और बनारस पर अधिकार करने के बाद वहां मंदिरों को नष्ट करके मस्जिदों का निर्माण करवाया। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने अमीर खुसरो की उपाधि धारण की? सैफुद्दीन मोहम्मद, अबुल हसन यामुनुद्दीन, अब्दुल्ला इब्न मोहम्मद इब्न इब्राहिम या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है अबुल हसन यामुनुद्दीन। दोस्तों अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के कासगंज जिला के पटियाली ग्राम में हुआ था। अमीर खुसरो का वास्तविक यानी बचपन का नाम अबुल हसन यामुनुद्दीन था। वह 14वीं सदी के लगभग दिल्ली के निकट रहने वाले एक प्रमुख कवि, शायर, गायक और संगीतकार थे। तो दोस्तों अमीर खुसरो का मूल नाम अबुल हसन यामुनुद्दीन था। अगला प्रश्न है दोस्तों, टंका नामक चांदी के अरबी सिक्कों का प्रचलन किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान या बलबन ने? तो सही उत्तर है इल्तुतमिश। दोस्तों सल्तनत कालीन प्रमुख शासक जो है इल्तुतमिश ने टंका नामक चांदी के सिक्कों का प्रचलन कराया था। आप जान लीजिए सल्तनत काल में दो प्रमुख मुद्राएं जीतल और टंका थीं। इल्तुतमिश प्रथम तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए और मुद्रा प्रणाली में उसका योगदान सर्वाधिक है क्योंकि उसी ने दो प्रमुख सिक्के यानी चांदी का टंका और तांबे का जीतल प्रचलित किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नांकित में से कौन सा शासक लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? तो आप जानते हैं लाख बख्श तो अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। आप जान लीजिए अपनी उदारता और दानशीलता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता था, यानी लाखों को देने वाला। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो के अनुसार किस अरब ज्योतिषी ने 10 वर्षों तक वाराणसी में रहकर ज्योतिष विद्या का अध्ययन किया था? ऑप्शन है अबू माशर, याकूब इब्न लैस, अल मसूदी या इब्न हाकल। तो सही उत्तर है अबू माशर। दोस्तों अमीर खुसरो का जन्म आप जानते हैं 1253 में उत्तर प्रदेश के कासगंज जनपद के पटियाली में हुआ था। वो प्रथम मुस्लिम कवि था जिसने हिंदी भाषा के विकास में योगदान दिया और अमीर खुसरो के अनुसार अरब ज्योतिषी अबू माशर ने 10 वर्षों तक वाराणसी में रहकर ज्योतिष विद्या का अध्ययन किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अकबर ने जजिया को कब समाप्त किया था? तो सही उत्तर है अकबर ने जजिया को 1564 ईस्वी में समाप्त किया था। और आप जान लीजिए मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय अकबर को जाता है। उसकी केंद्रीय शासन व्यवस्था और बादशाह के पद और अधिकारों और कर्तव्यों की व्याख्या, उसकी लगान व्यवस्था, उसका प्रांतीय शासन, उसकी मुद्रा व्यवस्था, ये सारी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों अपनी उदार धार्मिक नीति के तहत 1562 में उसने दास प्रथा, 1563 में तीर्थ यात्रा कर और 1564 में जजिया को समाप्त किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस वर्ष में अकबर ने बड़ी संख्या में काजियों को अशांति फैलाने और विद्रोह भड़काने के लिए मारने या देश निकालने का आदेश दिया था? ऑप्शन देखिए 1576, 1578, 1579 या 1580। तो सही उत्तर है 1580 में। दोस्तों आप जान लीजिए 1580 में अकबर ने बड़ी संख्या में काजियों को अशांति फैलाने और विद्रोह भड़काने के लिए मारने और देश निकालने का निर्देश दिया था। और इस वर्ष पूर्वी भारत में विद्रोह हुआ जिसका कारण जागीरदारों को दाग व्यवस्था का सख्ती से पालन करना था। इस असंतोष को कुछ काजियों और उलेमाओं ने बढ़ावा दिया जो अकबर के उदार विचारों से अप्रसन्न थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, वहदत उल वजूद की अवधारणा जिसे अकबर का समर्थन था, क्या अभिप्राय था? ऑप्शन है ईश्वर की एकता, जाति व्यवस्था का उन्मूलन, काफिरों के विरुद्ध युद्ध या इस्लाम की शुद्धता।
तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वहदत उल वजूद की अवधारणा का अभिप्राय था ईश्वर की एकता। दोस्तों आप जान लीजिए शेख मुहीउद्दीन इब्र उल अरबी ने सूफी मत में वहदत उल वजूद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वहदत उल वजूद के आशय जो है ईश्वर की एकता से है, यानी भगवान सर्वव्यापी है और सब में उसी की झलक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निकोलो मनुची जिसने औरंगजेब के शासनकाल का विवरण दिया है वो कहाँ का निवासी था? मोरक्को, लिस्बन, रोम या वेनिस का? तो सही उत्तर है वेनिस। दोस्तों आप जान लीजिए वेनिस यात्री मनुची शाहजहां के काल में भारत आया और शाहजादा दारा शिकोह की सेना में तोपची के रूप में नौकरी किया। वह दारा के अतिरिक्त औरंगजेब, जयसिंह, शाह आलम, गोवा के पुर्तगाली गवर्नर आदि की सेवा में रहा। उसने अपनी यात्रा संस्मरण स्टेरियो डी मोगोर अथवा मोगल इंडिया में उल्लिखित किया है। ये ग्रंथ 5 भागों में विभाजित है। इसमें तैमूर से औरंगजेब तक का इतिहास उल्लिखित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको मदद ए माश अनुदान प्रदान किए जाते थे? आपको बताना है। तो सही उत्तर है संतों और विद्वानों को। दोस्तों आप जान लीजिए कि मुगल प्रशासन में विद्वानों और धार्मिक लोगों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को मदद ए माश कहा जाता था। इसे सयूरगल भी कहा जाता था। दान दी जाने वाली संपूर्ण भूमि का निरीक्षण सद्र करता था और सद्र का ये उत्तरदायित्व था कि इन अनुदानों का दुरुपयोग न होने पाए। ये भूमि स्थानांतरित नहीं होती थी और अनुदान प्राप्त करने वाले के पास वंशानुगत रूप से रहती थी। अगला प्रश्न दोस्तों महत्वपूर्ण है, भूमि पैमाइश के संदर्भ में भाओली का अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा दोस्तों, भूमि पैमाइश के संदर्भ में भाओली का अर्थ जो है आप जान लीजिए मुगल काल में भू राजस्व निर्धारण की महत्वपूर्ण प्रणाली बटाई अथवा गल्ला बख्शी थी। इसको ही भाओली कहा जाता था। ये प्रणाली सिंध, काबुल के कुछ भाग, कंधार और कश्मीर में लागू थी। इस प्रणाली के अंतर्गत फसल का किसान और राज्य के मध्य एक निश्चित अनुपात में विभाजन किया जाता था। इसमें उपज के 1/3 भाग पर राज्य का अधिकार होता था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाओली का अर्थ जो है ये बटाई अथवा गल्ला बख्शी थी। ये प्रणाली सिंध, काबुल के कुछ भाग, कंधार और कश्मीर में लागू थी। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये भू राजस्व निर्धारण की महत्वपूर्ण प्रणाली बटाई अथवा गल्ला बख्शी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान कार्लाइल सर्कुलर किससे संबंधित था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है शिक्षण संस्थाओं से। आप जानते हैं कि बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था और उसके विरोध में धरना देने वाले विद्रोहियों को भयभीत करने के लिए अंग्रेज सरकार ने 22 अक्टूबर 1905 को कार्लाइल सर्कुलर जारी किया गया और इसमें चेतावनी दी गई कि राष्ट्रवादी शिक्षा संस्थाओं को अनुदान, छात्रवृत्तियों और विश्वविद्यालय की संबद्धता से वंचित कर दिया जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप सरकारी शिक्षा संस्थाओं के बहिष्कार और राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का आंदोलन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित कौन है? लॉर्ड एलनबरो, देखिए अवध का विलय सही नहीं है। लॉर्ड डलहौजी सिंध विलय, ये भी सही नहीं है। लॉर्ड वेलेजली चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध सही है और सर जानसोर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये सही नहीं है। दोस्तों गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में दास्ता को अवैध घोषित किया गया था। 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में किया था और इसके अलावा दोस्तों चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली था। इस युद्ध में टीपू की पराजय हुई और उसका राज्य समाप्त कर दिया गया और सर जानशोर को उसकी हस्तक्षेप की नीति के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस गवर्नर जनरल ने ये घोषित किया कि बहादुर शाह की मृत्यु के बाद मुगल जो हैं राजा की उपाधि से वंचित रहेंगे?
तो सही उत्तर है कैनिंग। दोस्तों 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने यह घोषणा की कि बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु के बाद मुगलों से सम्राट की पदवी छीन ली जाएगी और केवल राजा ही कहलाएंगे। 1849 में लॉर्ड डलहौजी ने यह घोषणा की थी कि बहादुर शाह द्वितीय के उत्तराधिकारी को ऐतिहासिक लाल किला के अतिरिक्त दिल्ली के बाहर कुतुब मीनार के एक बहुत छोटे निवास स्थान में रहना होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन ब्रह्म सभा या ब्रह्म समाज था। इसकी स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी, जिस पर आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा का गहरा प्रभाव था। राजा राम मोहन राय के इन्हीं विचारों के प्रसार के लिए देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक आत्मीय सभा से नहीं जुड़ा था? देखिए, द्वारकानाथ टैगोर, हरिहरानंद तीर्थ स्वामी, नंद किशोर बोस या केशव चंद्र सेन। तो सही उत्तर है केशव चंद्र सेन। दोस्तों हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1815 में राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित ये पहली संस्था थी। आत्मीय सभा से जुड़े सदस्यों में द्वारिकानाथ टैगोर, हरिहरानंद तीर्थ स्वामी, वृंदावन मिश्रा, शिव प्रसाद मिश्रा, नंद किशोर बोस और प्रसन्न कुमार टैगोर थे। जबकि केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज से जुड़े थे, जिन्होंने कालांतर में ब्रह्म समाज से पृथक होकर भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो आप जानते हैं, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, लाला हरदयाल ने। दोस्तों 21 अप्रैल 1913 को गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में की थी। इसके संस्थापक लाला हरदयाल थे, जबकि इस पार्टी के अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्कुलर ए आज़ादी नामक परिपत्र किससे संबंधित है? लाला हरदयाल से, तारकनाथ दास से, जीडी कुमार से या रामनाथपुरी से? तो सही उत्तर है रामनाथपुरी से, ऑप्शन डी। दोस्तों सर्कुलर ए आज़ादी नामक परिपत्र रामनाथपुरी से संबंधित है। वर्ष 1907 में कनाडा में रामनाथपुरी निर्वासित जीवन व्यतीत करते हुए आज़ादी का परिपत्र या सर्कुलर ए आज़ादी बांटा। उसने स्वदेशी आंदोलन का उसमें उन्होंने पुरजोर समर्थन किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सत्यशोधक मंडल की स्थापना किसने की थी? तो उत्तर है ज्योतिबा फूले ने। दोस्तों याद रखिएगा 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। इनका जन्म 1827 में एक माली के घर में हुआ था। इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया और अपनी पुस्तक गुलामगिरी 1872 और अपने संगठन सत्यशोधक समाज के माध्यम से पाखंडी ब्राह्मणों और उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से भिन्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया था। अगला प्रश्न है, सन 1896 में पूना में किसने विधवा आश्रम को प्रारंभ किया था? ऑप्शन देखते हैं, महादेव गोविंद रानडे, डी के कर्वे, विष्णु शास्त्री या राजा राजवल्लभ। तो सही उत्तर है डी के कर्वे। दोस्तों डी के कर्वे ने 1891 में पूना के फर्ग्यूसन कॉलेज में गणित के प्राध्यापक पद पर कार्य किया। अपनी मेहनत और प्रतिभा से वह डेक्कन शिक्षा समिति के आजीवन सदस्य बने और 1899 में उन्होंने पूना के हिंगले नामक स्थान पर विधवा आश्रम और अनाथ बालिका आश्रम की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंग्लैंड में फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? ऑप्शन देखिए, दादा भाई नौरोजी, लाला हरदयाल, भीकाजी कामा या ए.ओ. ह्यूम। तो यहाँ पर सही उत्तर विकल्पों के आधार पर भीकाजी कामा हो जाएगा। दोस्तों मैडम भीकाजी रुस्तम कामा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की समर्थक थी। उन्होंने यूरोप और अमेरिका से क्रांति का संचालन किया। 1907 में इन्होंने स्टुटगार्ट जर्मनी की अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में हिस्सा लिया, जहां इन्होंने प्रथम भारतीय झंडे को फहराया। फ्री इंडिया सोसाइटी इंग्लैंड में दोस्तों आप जान लीजिए भारतीय छात्रों का एक राजनीतिक संगठन था जो ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध था। प्रारंभ में यह एक बौद्धिक समूह था जो भीकाजी कामा के नेतृत्व में एक क्रांतिकारी संगठन बन गया था और इस संगठन से दोस्तों बी.डी. सावरकर भी संबंधित थे। अगला प्रश्न है, सिस्टर निवेदिता किस गुप्त क्रांतिकारी संगठन की सदस्य थीं?
देखिए मित्र मेला, अनुशीलन समिति या तरुण इटली। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? केवल 2 यानी अनुशीलन समिति। सिस्टर निवेदिता का वास्तविक नाम मार्गरेट नोबेल था। वो स्वामी विवेकानंद की शिष्या थीं, जिन्होंने उन्हें सिस्टर निवेदिता नाम दिया था। वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी संबद्ध थीं और अनुशीलन समिति, यंग मेंस हिंदू यूनियन कमेटी, गीता सोसाइटी, डांस सोसाइटी और विवेकानंद सोसाइटी से जुड़ी थीं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसने चित्रकार मीर सैयद अली और दसवंत को संरक्षण दिया था? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां या नूरजहां। तो सही उत्तर है अकबर ने। दोस्तों मीर सैयद की सेवाएं सबसे पहले हुमायूं ने अपने निर्वासन काल में ली थीं। अकबर के काल में भी मीर सैयद एक प्रमुख चित्रकार बना। उसके अनुसार दसवंत एक कहार का बेटा था। इसके कार्य से अकबर इतना प्रभावित हुआ कि उसने इसे अपने समय का प्रथम अग्रणी कलाकार बनने में सहयोग दिया और 1584 में इसने आत्महत्या कर ली थी। तो याद रखिएगा, मीर सैयद अली और दसवंत को संरक्षण अकबर ने दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अकबर ने फरजंद की उपाधि किसे दी थी? बीरबल, मिर्जा अब्दुल रहीम खान खाना, मिर्जा मनोहर शेखावत या राजा मान सिंह। तो सही उत्तर राजा मान सिंह को। राजा मान सिंह आमेर जयपुर के कछवाहा राजपूत राजा थे। ये अकबर के रत्नों में से एक थे। अकबर ने इन्हें फरजंद यानी पुत्र की उपाधि दी थी। अकबर ने बीरबल को राजा और कविराय की उपाधि से सम्मानित किया था और हिंदुओं में केवल बीरबल ने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में किस स्थान पर हुआ था? आपको बताना है। बर्किंघम पैलेस, सेवाय पैलेस, विंस्टर पैलेस या जेम्स पैलेस। तो सही उत्तर हो जाएगा जेम्स पैलेस। दोस्तों 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट द्वारा हाउस ऑफ लॉर्ड्स की रॉयल गैलरी में एक संक्षिप्त समारोह के साथ किया गया था। ये सम्मेलन 17 नवंबर को सेंट जेम्स पैलेस में अपनी पूर्ण बैठक के साथ पुनः शुरू किया गया और सम्मेलन के प्रथम 5 दिन इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आधारित था कि क्या भारतीय संविधान संघीय या एकात्मक होना चाहिए। अगले प्रश्न पर आते हैं। ये है 1932 के पूना समझौता से कौन प्रत्यक्षतः प्रभावित हुए थे? आपको बताना है। तो सही उत्तर है सांप्रदायिक अवार्ड। दोस्तों सांप्रदायिक अवार्ड या कम्युनल अवार्ड में प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 थी, जिसे पूना पैक्ट में बढ़ाकर 148 कर दिया गया था। कुछ पुस्तकों में ये संख्या 147 मिलती है। साथ ही केंद्रीय विधानमंडल में सामान्य वर्ग की सीटों में से 18% सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित की गई थीं। तो यहाँ पर जो पूना समझौता से प्रत्यक्षतः दलित वर्ग प्रभावित हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में किस महिला ने भारतीय राजनीतिक आंदोलन में भाग लेकर सर्वाधिक अनुप्राणित किया था? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन है आपके दोस्तों सरोजनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, एनी बेसेंट या रमाबाई। तो सही उत्तर है श्रीमती एनी बेसेंट। 1893 में एनी बेसेंट भारत आई और थियोसोफिकल सोसाइटी का संपूर्ण भारत में प्रचार प्रसार किया। एनी बेसेंट ने 1916 में भारतीयों की स्वशासन की मांग को लेकर होम रूल आंदोलन चलाया। उन्होंने न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नामक समाचार पत्र भी निकाले थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसकी अध्यक्षता वाले कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था? ऑप्शन है पी सीतारामैया, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू या लाला लाजपत राय। तो सही उत्तर है लाला लाजपत राय। दोस्तों सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी की प्रेरणा से असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया और दिसंबर 1920 में नागपुर में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में इसकी पुष्टि की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक भारत का पिता यानी फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसे कहा जाता है?
तो सही उत्तर है पुनर्जागरण का जनक या आधुनिक भारत का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के विरोध में आंदोलन चलाया। उनके नवीन विचारों के कारण 19वीं शताब्दी के भारत में पुनर्जागरण का उदय हुआ। राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का जनक, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत के पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष और युगदूत कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने समर्थन किया किसका? विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा, बाल विवाह का विरोध या उपर्युक्त सभी? तो सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। दोस्तों, बंगाल के ईश्वर चंद्र विद्यासागर सामाजिक चेतना लाने में अग्रणी रहे। कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज में प्राध्यापक रहते हुए उन्होंने सभी जातियों को संस्कृत पढ़ने का मौका दिया और 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करवाने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रमुख भूमिका रही। बाल विवाह और अन्य सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए सरकार पर इन्होंने दबाव डाला था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मामले में वीडी सावरकर को 1911 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की कुविख्यात सेलुलर जेल में आजीवन भेजे जाने की सजा दी गई थी? ऑप्शन देखिए, अलीपुर बम केस, नासिक षड्यंत्र केस, दिल्ली षड्यंत्र केस या लाहौर षड्यंत्र केस? तो सही उत्तर है नासिक षड्यंत्र केस, ऑप्शन बी। दोस्तों, आप जान लीजिए नासिक षड्यंत्र केस 1911 का है। इसमें बीडी सावरकर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की कुख्यात सेलुलर जेल में आजीवन भेजे जाने की सजा दी गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध क्रांतिकारी आशुतोष कुइला किस क्रांतिकारी संगठन के सक्रिय सदस्य थे? ऑप्शन है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, गदर पार्टी, अनुशीलन समिति या विद्युत वाहिनी? तो सही उत्तर है विद्युत वाहिनी। दोस्तों, प्रसिद्ध क्रांतिकारी आशुतोष कुइला ये क्रांतिकारी संगठन विद्युत वाहिनी के सदस्य थे। 1942 में पुलिस मुठभेड़ में इनकी मृत्यु हुई गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने काकोरी कांड में मुकदमे का सामना नहीं किया? अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह या चंद्रशेखर आज़ाद? तो सही उत्तर है चंद्रशेखर आज़ाद। दोस्तों, आप जान लीजिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों ने लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूट लिया और ये घटना काकोरी कांड के नाम से विख्यात हुई। इस घटना में कई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन लाल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हुई जबकि चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के यही एकमात्र सदस्य थे जो कभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए। अंत में इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में 27 फरवरी 1931 को इन्होंने पुलिस मुठभेड़ के दौरान स्वयं को गोली मार ली थी। अगला प्रश्न है, इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य तिलक, सरदार भगत सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है दोस्तों इंडियन स्ट्रगल। तो सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। और ये पुस्तक सुभाष चंद्र बोस ने 2 भागों में लिखी है। पहला भाग 1920 से 42 तक की घटनाओं का और दूसरे भाग में 1935 से 1942 तक की घटनाओं का वर्णन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिवाजी के समय में निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र मराठा राज्य के विरोध में थे? पाटिल, देशमुख, कुलकर्णी या सरसुबदार? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा देशमुख। दोस्तों, देशमुख शिवाजी के समय स्वतंत्र मराठा राज्य का विरोध करते थे और देशमुख और देशपांडे जिलाधिकारी थे जो मामलतदार पर एक नियंत्रण के रूप में कार्य करते थे। सरदेशमुखी वसूल करना शिवाजी अपना कानूनी अधिकार मानते थे क्योंकि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुख थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। देखिए, क्रिप्स मिशन 1942 का है। गांधी जिन्ना वार्ता 1944 में हुई थी। शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 का है और कैबिनेट मिशन 1946 का है। तो सही सुमेलन क्या हो जाएगा? 3-1-4-2 3-1-4-2 दोस्तों, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा 3-1-4-2। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा।
अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। श्याम जी कृष्ण वर्मा इंडिया हाउस, ये आपका सही सुमेलित है। वारिंद्र कुमार घोष भवानी मंदिर, सही सुमेलित है। मदन लाल धिंगरा करजन वायली की हत्या, सही है। खुदीराम बोस लॉर्ड हार्डिंग पर हमला, ये आपका सही नहीं है। तो ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों आप जान लीजिए 1912 में दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया। इसकी योजना रास बिहारी बोस ने बनाई थी और बम फेंकने के में बसंत बिस्वास और मनमथ बिस्वास प्रमुख थे। दिल्ली षड्यंत्र केस में बसंत बिस्वास, बाल मुकुंद, अमीर चंद और अवध बिहारी को फांसी दे दी गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मेगुती मंदिर कर्नाटक में किस धर्म का मंदिर है? तो सही उत्तर है मेगुती जैन मंदिर, एहोल कर्नाटक में है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन के दौरान मोहनदास करमचंद गांधी नामक नए नेता ने राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर संभाली थी? रौलट सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, बारदोली या फिर खिलाफत आंदोलन? तो सही उत्तर है चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन बी। चंपारण सत्याग्रह दोस्तों 1917 का है और बिहार के चंपारण जिले में तिनकठिया पद्धति के विरोध में गांधी जी ने सत्याग्रह किया और इसमें इनको सफलता मिली थी। आप जान लीजिए 1917 में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से चंपारण आने का आग्रह किया था और चंपारण में गांधी जी के सहयोगियों में राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, मजरुल हक, नरहरि पारेख और बृजकिशोर थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुगल काल में प्रचलित भाषाओं में एक रेखता थी, इस भाषा का लोकप्रिय नाम क्या था? तो उत्तर है उर्दू। दोस्तों उर्दू की 4 लोकप्रिय उपभाषाएं थी, दक्षिणी, पिंजरी, रेखता और आधुनिक यानी स्वदेशी उर्दू, जो दिल्ली के क्षेत्र में बोली जाने वाली खड़ी बोली है। मुगल काल में प्रचलित रेखता जो है वो उर्दू का जो है लोकप्रिय नाम था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुगल काल में कौन सा स्थान हिंदू शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? आगरा, ग्वालियर, नदिया या फिर जौनपुर? तो सही उत्तर है नदिया। दोस्तों मुगल काल में नदिया, बनारस, मथुरा, अयोध्या, मिथिला, इलाहाबाद, श्रीनगर आदि हिंदुओं की शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। मुगल काल में बंगाल का नदिया शिक्षा का बृहद केंद्र बन गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने सुमात्रा और मलाया पर विजय प्राप्त की थी? राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, वीर राजेंद्र प्रथम या राजेंद्र द्वितीय ने? तो सही उत्तर है राजेंद्र प्रथम ने। दोस्तों दक्षिण पूर्व एशिया की विजय का श्रेय राजेंद्र प्रथम को दिया जाता है। दक्षिण पूर्व एशिया के श्री विजय यानी शैलेंद्र राज्य में मलय प्रायद्वीप, जावा, सुमात्रा और अन्य द्वीप शामिल थे। मालदीव की विजय का श्रेय राजराज प्रथम को प्राप्त है। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है सुमात्रा और मलाया पर विजय राजेंद्र प्रथम ने प्राप्त किया था, लेकिन मालदीव की विजय राजराज प्रथम के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न और आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने चीन में 2 बार व्यापारिक दूतमंडल भेजा था? तो उत्तर है राजेंद्र प्रथम। दोस्तों चोल शासकों द्वारा चीन में कुल 4 प्रतिनिधिमंडल भेजे गए थे राजराज प्रथम के द्वारा, उसके बाद राजेंद्र प्रथम के द्वारा, पुनः राजेंद्र प्रथम द्वारा एक मिशन भेजा गया था, फिर अगला मिशन कुलोतुंग प्रथम के द्वारा भेजा गया था। तो याद रखिएगा चीन में 2 बार व्यापारिक दूतमंडल राजेंद्र प्रथम के द्वारा भेजा गया था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ परीक्षाओं के लिए भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों ये प्रश्न विभिन्न लोक सेवा आयोगों जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, एमपीपीसीएस द्वारा आयोजित परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों का प्रयोग इन परीक्षाओं के लिए भी कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।